हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक जोग्राफी में से उद्योग, जिसके अंदर अपन दो उद्योग पढ़ेंगे, लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग। उद्योग की बात करें तो उद्योग किसे कहते हैं? किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य को उद्योग कहा जाता है, यानी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से और उसको एक सीक्वेंस में किया जाता है। अब उत्पादन के आधार पर तीन प्रकार के उद्योग हो जाते हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। कुटीर उद्योग वह उद्योग होते हैं जो छोटे स्तर पर किए जाते हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर गांव में ही कोई छोटे मोटे उद्योग चलते हैं वैसे। लघु उद्योग यानी इनसे बड़े स्तर पर, कुटीर उद्योगों से बड़े स्तर पर किए जाने वाले उद्योग। और जो लघु लघु उद्योग के बाद बड़े स्तर पर जो उद्योग किए जाते हैं वो कहलाते हैं बृहद उद्योग। अब उद्योगों के स्थानीयकरण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, यानी किसी भी जगह पर उद्योग लगाए जाते हैं तो वहां पर उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी चीजों को देखा जाता है कि यहाँ पर जो उद्योग के लिए सुटेबल है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि कच्चा माल आपूर्ति वाला क्षेत्र है वो, यानी आसपास कच्चा माल मिल जाएगा जिस उद्योग को हम लगाना चाह रहे हैं। परिवहन सुविधा मिल जाएगी, बाजार मिल जाएगा, श्रम मिल जाएगा, शक्ति पूंजी, शक्ति संसाधनों में कोयला, जल विद्युत, ये शक्ति मिलेगी या मतलब ये ऊर्जा संसाधन मिलेंगे या नहीं। तो आज पहला उद्योग है लोह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इस उद्योग को उद्योगों का आधार भी कहा जाता है। उद्योगों का आधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारा कुछ जितने भी उद्योग दिखते हैं वो कहीं ना कहीं लोहा तो उसमें यूज आता ही है, आयरन का तो यूज आता ही आता है, इसलिए इसे उद्योगों का आधार भी कहा जाता है। कच्चा माल, बाजार, श्रम आदि लोह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख आधार है। चाइना, जापान, यूएसए, रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, ब्राजील, यूक्रेन और इंडिया इसके प्रमुख देश है। जापान विश्व का सबसे बड़ा लोह इस्पात उत्पादक देशों में से एक माना जाता है। इसका हासिन, किहिन क्षेत्र और किंकी क्षेत्र तथा क्वांटा प्रमुख केंद्र है। तो इसके प्रमुख केंद्र याद रखना है आपको, हांसी क्षेत्र, किहिन क्षेत्र, किंकी क्षेत्र और क्वांटा प्रमुख केंद्र है। यूएसए में है। यूएसए में ये उद्योग पूर्वी समुद्र तटीय भाग, पिट्सबर्ग, ईरी झील, शिकागो, अलबामा के प्रमुख क्षेत्र में है, यानी यूएसए के जो पूर्वी तटीय भाग पर है। स्पेरोज पॉइंट यूएसए का सबसे बड़ा लोह इस्पात कारखाना है। स्पेरोज पॉइंट यूएसए का सबसे बड़ा लोह इस्पात कारखाना है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कनाडा का साल्ट सेंट मरी, नोवा स्कोशिया आदि क्षेत्र। चीन बृहत्तम इस्पात उत्पादक देश है। दक्षिण मंचूरिया, उत्तरी चीन, यांगटीसी सिक्योंग इसके प्रमुख उद्योग क्षेत्र है। यांगटीसी सिक्योंग एशिया की सबसे बड़ी नदी भी है। इसके बाद है जर्मनी यूरोप का सबसे प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक देश है। इसके यहाँ पर रूर प्रदेश, सालस्टगिटर, साइलेशिया प्रमुख क्षेत्र है। पूर्व सोवियत संघ यानी रशिया, इस देश के मास्को टूला क्षेत्र, यूराल कुजनेत्स्क क्षेत्र, काकेशस क्षेत्र, दक्षिण यूक्रेन में प्रमुख लोह इस्पात उद्योग केंद्र है। इसके बाद इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड यूरोपीय देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता है जो लोहे के लिए जाना जाता है। इसका यॉर्कशायर क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी तट, दक्षिणी वेल्स, लंकाशायर क्षेत्र, नॉर्थैम्पटन शायर क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग है। और जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोहा अयस्क भी नहीं होता और दूसरे कच्चे माल की भी कमी होती है, फिर भी यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग फेमस है। उसका रीज़न ये है कि ये जितना भी माल होता है, जैसे कच्चा माल, लोहा अयस्क या और भी जो ज़रूरत के ऊर्जा के संसाधन भी इसके पास नहीं है, तो वो संसाधन आयात करता है। ये लोहा इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ पर है उसका मैप है। यह है लोहा एवं इस्पात उद्योग का मैप, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में जो महान झील प्रदेश है, ईरी, ओंटेरियो, हारून, मिशिगन, सुपीरियर झील, इन झीलों के किनारों पर इन झीलों के आसपास जो जगह है वहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग अधिक लगे हैं, जैसे बफेलो, फिलाडेल्फिया, पिटसबर्ग, गेग्सटाउन। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इधर वेनेजुएला की तरफ टूजा, ब्राजील में वोल्टा रोडेंडो, रियो डी जेनेरो, सेंटोस बंदरगाह, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग,
मिस्र की राजधानी काहिरा में, यहाँ पर भी उद्योग धंधे लगे हैं। यूरोप की बात करते हैं, ब्रिटेन में बर्मिंघम, ग्लासगो काफ़ी फेमस है इसके लिए। सेनेगल, लिप्ले, सार, लेनिनग्राड, निजनी तागिल, ये है रशिया की है। पीटर्सबर्ग, मैग्निटोगस्क। चाइना की बात करें तो हनोई, वुहान, बीजिंग, लुपा, सियोल, संघाई क्षेत्र। जापान की बात करें तो टोक्यो, नगोया, ओसाका क्षेत्र। अच्छा, वुहान क्षेत्र अभी हाल ही में न्यूज़ में भी है कोविड-19 की वजह से। इसके बाद फिलीपाइंस की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ पर्थ, सिडनी, ये सारे। भारत में देखा जाए तो जमशेदपुर, आसनसोल, यहाँ पर लोहे इस्पात उद्योग के मुख्य रूप से कारखाने हैं। अब है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, 3 तरीके के वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र की बात करते हैं कि जिन देशों में कपास का उत्पादन अधिक हो जाता है वहाँ पर ये उद्योग विकसित हो जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से कच्चा माल के रूप में तो कपास ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जहाँ पर कपास का उत्पादन होता है वहाँ पर ये उद्योग स्वतः ही विकसित हो जाता है। इस उद्योग को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। पहली बात, जलवायु। जलवायु किस तरीके से प्रभावित करती है? जो कपास का धागा होता है वो सॉफ्ट होता है, उसको नम जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर नम जलवायु नहीं मिलेगी तो वो धागा टूट जाएगा और टूटने के बाद वो बन नहीं पाएगा। कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, सस्ते शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है, परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए, बाजार भी मतलब इसकी डिमांड भी रहनी चाहिए। उसके बाद इसके प्रमुख उत्पादक देशों में देखा जाए तो यूएसए है, ब्रिटेन है, पूर्वी सोवियत संघ है और इंडिया है। अच्छा, इंडिया में किस जगह पर होती है? तो इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात वाले एरिया में होती है। इसका रीज़न ये है कि महाराष्ट्र, गुजरात के एरिया में काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, क्योंकि वो ज्वालामुखी निर्मित क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र में काली मिट्टी रही, और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, मतलब सबसे अच्छी होती है ये मिट्टी। और यहाँ पे पास में अरब सागर है तो सामुद्रिक जलवायु भी है, यानी नम जलवायु भी मिलती है, इसलिए यहाँ पर की जाती है। इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात फेमस है इसके लिए। इसके बाद है ऊनी वस्त्र उद्योग। ये उद्योग उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों यानी शीत और शीतोष्ण कटिबंधों में विकसित होता है। ये इसको प्रभावित करने वाले कारक भी कच्चा माल है। कच्चा माल ऊन जो भेड़ों से प्राप्त होता है, साफ जल की आवश्यकता होती है इसको, कुशल श्रमिक, सस्ती शक्ति, बाजार की निकटता होनी चाहिए। प्रमुख उत्पादक देशों में यूएसए है, पूर्वी सोवियत संघ है, जापान है, ग्रेट ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के 3 जगह फेमस है इसमें, सिडनी, मेलबर्न, लासेस्टन। रेशमी वस्त्र उद्योग। ये उद्योग रेशम पर आधारित है, जो कि रेशम कीड़ों से प्राप्त होती है। प्रभावित करने वाले कारक में कच्चा रेशम कैसे प्राप्त होता है, परिवहन के साधन, बाजार, कुशल कारीगर, पूंजी, उत्तम जलवायु। प्रमुख उत्पादक देशों की बात करते हैं तो यूएसए इसका प्रमुख उत्पादक देश है, जापान, चीन, पूर्वी सोवियत संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि। आज के वीडियो में अपन ने 2 उद्योग तो पढ़ ही लिए, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग। साथ में अब एक खनिज भी पढ़ेंगे जिसमें वो है तांबा। तांबा क्या है? तांबा एक शुद्ध यौगिक है। ये विद्युत का सुचालक होता है, जिस कारण इसके तांबे के कुल उपयोग का 40% भाग तो विद्युत उद्योगों में ही चला जाता है और शेष बचा हुआ भवन निर्माण में, बर्तनों, रासायनिक मिश्रण के प्रयोग में आता है। अब ये जो तांबा है वो किसके साथ मिलकर क्या बनाता है? जैसे सोने के साथ तांबा मिलकर रोल्ड गोल्ड बनाता है, जस्ते के साथ तांबा मिलकर पीतल बनाता है, और टीन के साथ तांबा मिलकर कांस्य बनाता है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो इनको याद भी रखना होता है। जैसे जस्ते और तांबा के साथ मिलकर पीतल बनता है, टीन और तांबे के साथ मिलकर कांस्य बनता है। अच्छा, इसका प्रमुख केंद्र है चिली, चुक्की का माटा, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, और ये भी कंपटीशन एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि चुक्की का माटा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये तांबे के लिए फेमस है। यूएसए का एरिजोना प्रांत, मोन्टाना प्रांत का बूटे क्षेत्र, कनाडा का ओंटारियो का सडबरी क्षेत्र, सडबरी खदान, ये टीन के लिए भी फेमस है। ऑस्ट्रेलिया माउंट लॉयल तथा माउंट ईसा, जायरे का कटंगा क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का नावा द्वीप, मेसिना, और ये तो प्रमुख खनन केंद्र है। और टॉप 5 देश भंडारण की दृष्टि से, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा भंडार है, तो उसमें चिली फर्स्ट पोजीशन पे रखता है, ऑस्ट्रेलिया इसके बाद, यहाँ पर 88,000 टन खाने भंडारण है, पेरू, रशिया और इंडोनेशिया।
भारत में तांबे का जमाव अरावली श्रेणी और कुडप्पा क्रम की चट्टानों, कुडप्पा क्रम की चट्टानें यानी साउथ इंडिया में आ जाती है, साउथ इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत कर्नाटक के वाले एरिया में। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में तांबा मिलता है। उत्पादन में झारखंड का सिंहभूम जिला बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की जो खाने हैं इनका नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको याद रखना है ये। मौसाबनी, घाटशिला, धुबरी खान और राजस्थान की खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र ये तांबे के लिए फेमस है। प्रमुख तांबा निर्यातक देश कौन कौन से हैं? अब जिसके पास ज़्यादा होगा वही निर्यात करेगा। तो चिली है, जाम्बिया है, कांगो है, मैक्सिको है और पेरू है। और आयातक देश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश है जापान, फिर उसके बाद यूएसए, फिर जर्मनी, फिर ब्रिटेन। आइए इसको मैप के थ्रू समझते हैं। जैसे यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में अगर देखा जाए तो ये मिशिगन झील के पास वाले क्षेत्र तांबे उत्पादन के लिए फेमस है। उटाह क्षेत्र, एरिज़ोना प्रांत, आप जानते होंगे कि ये जो एरिया है ये वाला, ये तो कनाडा का एरिया है, ये यूएसए के अंडर में आ जाता है। और ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको है, ये यूएसए के अंडर में है और ये कनाडा है। और ये अलास्का का पार्ट भी यूएसए के पास ही है, यूएसए के अंडर में आता है ये। तो ये एरिज़ोना प्रांत, उटाह, ये क्षेत्र तांबे के लिए फेमस है। यहीं पे अगर साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो पेरू क्षेत्र, चिली का चुकीका माटा भी बात करी अपन ने। सूरीनाम ब्राज़ील से ऊपर है ये कंट्री है, ये ब्राज़ील के अंदर नहीं आती है, इस जगह पे है, बाय मिस्टेक लिखा हुआ आ गया। फिर उसके बाद अगर बात करें रशिया की, इधर कजाकिस्तान, रशिया की बात करें, यूराल प्रदेश, यूराल जो पर्वत है वो यूरोप और एशिया के बीच डिवाइडेशन बनाता है। इसके बाद राजस्थान का खेतड़ी, सिंहभूम जिला, झारखंड जिला, जायरे का कटंगा क्षेत्र, साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आन हिमलैंड, वेदिया क्षेत्र, ये सारे तांबे उत्पादन के लिए फेमस है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे संदेशों और विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रसारित करने का काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व के प्रमुख परिवहन की अगर अपन बात करते हैं तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, जो अपने आप में अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। जैसे सड़क परिवहन की बात करें तो ये छोटी दूरियों के लिए सबसे सस्ता साधन है, इसको सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। रेल परिवहन माल ढुलाई के लिए काफ़ी फेमस है, माल ढुलाई के लिए ही ये परिवहन ज़्यादा होता है, यानी अपन देखें कि 40% माल ढुलाई होती है इसके अंदर रेल परिवहन में। जल परिवहन, वायु परिवहन थोड़ा महंगा है। जल परिवहन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, उद्योग धंधों के लिए। पाइपलाइन परिवहन। सड़क परिवहन की बात करें तो पहला है ट्रांस कनाडियन जलमार्ग, अलास्का मार्ग, पैन अमेरिका स्टुअर्ट महामार्ग। तो इसको आप लोगों को केवल यही याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक ये मार्ग फैला हुआ है, इससे अदर चीज़ें आपको याद रखनी ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं इसमें। यही चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम्स में कि स्टुअर्ट महामार्ग कहाँ से कहाँ तक है, पैन अमेरिका महामार्ग कहाँ से कहाँ तक है, बस। रेल परिवहन की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो यह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रशिया के अंदर है, रूस के अंदर। यह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है, रशिया, पीटर्सबर्ग, मास्को जाता हुआ है, व्लादिवोस्तोक तक जाता है, ये यहाँ तक लास्ट। जल परिवहन में देखो, समुद्री मार्ग ही देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम और सस्ता माध्यम माना जाता है। ये सड़क मार्ग, रेल मार्ग और अंतरस्थलीय जलमार्गों द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेशों से जुड़ा हुआ रहता है। अब इसमें भी जलमार्ग दो तरीके के होते हैं, अंतरस्थलीय जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग। अंतरस्थलीय जलमार्ग होते हैं कि जो अंदर ही अंदर स्थल भागों में ही चलते हैं, यानी कहने का मतलब है किसी बड़े स्रोत से नहीं मिलते, आंतरिक जलमार्गों से ही जुड़े हुए रहते हैं। तो इन जलमार्गों का विकास जलधारा की चौड़ाई एवं गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है ये जलमार्ग।
अब उसके बाद है सामुद्रिक जलमार्ग, जो कि माल ढुलाई का सबसे सस्ता साधन है। तो सामुद्रिक जलमार्ग की अगर अपन बात करते हैं तो ये बड़े बड़े जगह से जुड़ता है, जैसे एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने का काम करता है, और ये एक स्थान को दूसरे स्थान के यानी अंदर ही अंदर काम करता है, किसी महाद्वीप के अंदर ही अंदर जलमार्ग की व्यवस्था है ये। तो इसमें अपन देखें तो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, जो कि ग्रेट लेक्स कहाँ पर है, यूएसए के अंदर। जो यूएसए वाला जो क्षेत्र है, जैसे ये वाला, ये यूएसए का अंदर, ये यूएसए का क्षेत्र है और ये ग्रेट लेक्स क्षेत्र आ जाता है इसके अंदर। ग्रेट लेक्स में पांच झीलें आ जाती है, ईरी, ओंटेरियो, हारून, मिशिगन, सुपीरियर झील। ये 5 झीलें आ जाती है ग्रेट लेक्स में। उसके बाद है मिसिसिपी जलमार्ग, जो कि यूएसए के आंतरिक भाग को दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। उसके बाद राइन जलमार्ग, ये संसार का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है, आंतरिक अंतःस्थलीय जलमार्ग है, और सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह तो रोटरडम है ही। राइन जो जलमार्ग है ये संसार का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है, किस मामले में, अंतःस्थलीय जलमार्ग के मामले में। और इसके पास में नीदरलैंड है, नीदरलैंड के किनारे पे एक रोटरडम बंदरगाह है, जो कि सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। ये जीके के क्वेश्चन है। वोल्गा जलमार्ग विश्व का सबसे बड़ी नौगम्य जल प्रवाह प्रणाली है। वोल्गा नदी जो कि यूरोप और एशिया के बीच में भी है, यूरोप और एशिया के बीच में है। पराना पराग्वे साउथ अमेरिका में है, पराना पराग्वे इस जगह पर। अगर अपन बात करिए, ये साउथ अमेरिका का मैप है और ये पराना पराग्वे इस वाले क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। और इंडिया में भी ये गंगा नदी, जो कि हल्दिया से इलाहाबाद है। हल्दिया कहाँ पर आ जाता है, बंगाल की तरफ आ जाता है, और इलाहाबाद यूपी, और सदिया से धुबरी। प्रमुख व्यापारिक नहरों की बात करते हैं अपन, तो प्रमुख व्यापारिक नहरों में है स्वेज नहर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नहर ने एक तरीके से बहुत कुछ बदलाव किए हैं, बहुत बड़ी दूरी को भी कम किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नहर। तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम जहाजी नहर मानी जाती है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो आपने वर्ल्ड का मैप तो देखा ही होगा, तो इस वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखते हैं तो ये अफ्रीका का पार्ट आ जाता है, ये अरब प्रायद्वीप आ जाता है। इसके बीच में यहाँ पर ये भूमध्य सागर है और ये है लाल सागर। इसके बीच में यहाँ पर एक नहर बनी हुई है, वो नहर है स्वेज नहर। यानी इसके इधर, यानी अगर अपन बात करते हैं तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर इस समय मिस्र के अंडर में है और 1869 में इसका बनकर तैयार हुई थी। यानी 1859 में तो इसकी नींव रखी गई थी और 1869 में ये बनकर तैयार हो गई थी। और फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेस्पेस का प्रमुख योगदान था, क्योंकि इसी के निर्देशन में इस नहर को बनाया गया था। इसकी कुल लेंथ है 169 किलोमीटर और चौड़ाई है 60 मीटर और गहराई है 10 मीटर। स्वेज नहर बनने से बहुत सारे लाभ हुए हैं। बहुत सारे लाभ इस तरीके से हुए हैं कि जब ये स्वेज नहर नहीं थी, जब ये स्वेज नहर नहीं बनी थी तो क्या करते थे कि यूरोपीय कंट्रीज अपना व्यापार करने के लिए यहाँ से आती थी, यहाँ से मुड़ती थी और यहाँ पर जाती। इस तरीके से इन कंट्रीज यानी जो पश्चिमी देश थे, पूर्वी देशों से जो व्यापार करते थे वो बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद यहाँ पर जा पाते थे। तो स्वेज नहर के बनने की वजह से क्या हुआ कि ये दूरी कम हो गई, तो इसलिए इसके लाभों में जानी जाती है। तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीधा व्यापार का क्षेत्र बढ़ाया है इस नहर ने, दूरी कम हुई है पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों के पूर्वी देशों के बीच में। लाइजर जहाज़ों को लाभ हुआ है, लाइजर यानी छोटे जहाज़ों को लाभ हुआ है। स्वेज नहर के कुछ दोष भी है, क्योंकि ये नहर कम चौड़ी है तो इसमें बड़े जहाज़ों को जगह नहीं मिल पाती है, और इस नहर से जाने के लिए जहाज़ों को भारी कर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है यहाँ से। इसलिए ये नहर उत्तर में पोर्ट सईद है, इसके बंदरगाह ये पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा बंदरगाह है। तो स्वेज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह है। फिर आगे चलते हैं तो एक नेचाला झील आती है, नेचाला झील के बाद अलंग कटारा अल फरदान क्षेत्र आ जाते हैं। फिर उसके बाद तिमसा झील आ जाती है, तिमसा झील के बाद यहाँ पर ग्रेट बीटर झील। फिर उसके बाद ये लाल सागर की तरफ आ जाती, लाल सागर में आगे जाकर ये स्वेज की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद देखते हैं कि इधर वाला एरिया तो अफ्रीका की तरफ आ रहा है और ये वाला अरब प्रायद्वीप की तरफ आ रहा है। तो इधर की साइड जो पश्चिम की साइड है तो वहाँ पे तो स्वेज पोर्ट है, और जो पूर्व की साइड है वो तौफीकू पोर्ट है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि दूसरी प्रमुख नहर की, पनामा नहर। ये अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जैसे ये नहर है, इस जगह पर है, ये जो पनामा नहर है वो इस जगह पर है, ये पनामा नहर है। ये क्या करती है, अटलांटिक को और प्रशांत महासागर को, ये प्रशांत महासागर है और ये अटलांटिक महासागर है, तो ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। ये 80 किलोमीटर लंबी नहर है और चौड़ाई इसकी 90 मीटर है और गहराई 12 मीटर है। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को किया गया था। ये कुलबेरा पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। कुल मिला के ये जो क्षेत्र आ जाता है ये पर्वतीय क्षेत्र था, जिसकी पहाड़ी का नाम है कुलबेरा पहाड़ी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कुलबेरा पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। इनके 3 स्थानों पर लोक है। अब ये लोक्स क्यों बनाए जाते हैं, इसके जल स्तर जो होता है, यहाँ का जो जल स्तर होता है उसको लेवलिंग करने के लिए या उसको स्थिर रखने के लिए, उसको लेवल करने के लिए या समय समय पर उसकी चेंजेस लाने के लिए लोक्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक है गातुन लोक्स। गातुन लोक्स की बात करें तो ये प्रशांत महासागर की तरफ है, सॉरी ये अटलांटिक महासागर की तरफ है। जैसे गातुन लोक्स, यहाँ पर गातुन आ जाता है, गातुन के बाद बीच में जो लोक है वो आ जाता है पेड्रो लोक, बीच वाला पेड्रो। फिर उसके बाद जो दक्षिण की तरफ आ जाता है वो मिराप्लास, वो प्रशांत महासागर में। इसको पार करने में, इस नहर को पार करने में कम से कम 7 to 8 हाथ लगते हैं। इसके बाद ये जो नहर है वो किसके अंडर में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूएसए के अंडर में है। यूएसए का पूरा जो जितना भी अधिकार है वो यूएसए का अधिकार है। यूएसए के अंडर काम करती है ये नहर। अपन ने सामुद्रिक जलमार्ग की बात करी थी, जो कि एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ता है। तो एक महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को दूसरे महाद्वीप की अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। तो सामुद्रिक जलमार्ग की बात करें तो माल ढुलाई का सबसे सस्ता साधन है ही, पहला है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ये विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। क्यों है ये विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग, तो इसका रीज़न ये है कि ये उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, ये वाला एरिया जाता है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, तो ये एक विकसित अर्थव्यवस्था को दूसरी विकसित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। यानी यूरोप महाद्वीप की विकसित अर्थव्यवस्था को ये उत्तरी अमेरिका की विकसित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है, और ये सबसे ज़्यादा व्यापार भी होता है यहाँ पर, इसलिए सबसे ज़्यादा व्यस्तम जलमार्ग है ये। जो अगर भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय जलमार्ग, यहाँ पे भी व्यापार किया जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर जलमार्ग, ये लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी देशों को पश्चिम यूरोप से जोड़ता है, लैटिन अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी देशों को। उसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। तो ये था हमारा टॉपिक परिवहन एवं संचार।